मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारा हिंदी का कार्यपत्रक 41, जो कि आपको मिला है 18 अक्टूबर 2021 को, और ये हमारा व्याकरण खंड से संबंधित है। व्याकरण में आपके कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिनसे संबंधित आपके कार्यपत्रक दिए जा रहे हैं, और ये जो हमारा कार्यपत्रक है समाज से संबंधित है, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला है। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। मनुष्य अपनी बातचीत की सुविधा और प्रभाव दिखाने के लिए वर्णों या शब्दों को जोड़कर नए नए शब्द बना लेता है। अब हिंदी व्याकरण में हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। संधि की सहायता से, समास की सहायता से अनेक प्रकार के शब्द हम बना सकते हैं। जोड़कर बनाने या योग करने के कारण ही ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहा जाता है। तो यौगिक जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर हम एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, जिसका अर्थ भी हमारा अलग होता है। उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास से ऐसे ही यौगिक शब्द बनते हैं। तो जो उपसर्ग होते हैं शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय होते हैं शब्द के पीछे लगते हैं, संधि से दो शब्दों का मेल होता है, और समास की सहायता से भी हम छोटे रूप में किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो इन सभी की सहायता से हम क्या करते हैं? नए शब्दों का निर्माण करते हैं। दो या तीन शब्दों या पदों को जोड़ने से वे छोटे या संक्षिप्त हो जाते हैं। अगर हम एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि गगन को चूमने वाली इमारत, यानी कि बहुत ऊंची इमारत के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? गगनचुंबी। तो गगनचुंबी जो शब्द है वो एक शब्द है, लेकिन अगर हम उसको खोलकर विस्तार से उसके अर्थ को समझाते हैं तो दो या दो से अधिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप में जब हम नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संक्षिप्त और नए शब्द बनाने की यह प्रक्रिया समास कहलाती है। तो आज हम किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? समास के बारे में। और समास बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। समास का तात्पर्य है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण करना, यानी कि किसी भी शब्द को छोटे रूप में लिखना या उसको संक्षिप्त करके लिखना। संक्षिप्त करने के लिए पदों के बीच का जो विभक्ति होती है या फिर परसर्ग होता है, उस चिन्ह को हम हटा देते हैं, और समास के नियमों से बने शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। जब विभक्ति को हटा देते हैं और बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक शब्द के रूप में हम लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सामासिक शब्द कहते हैं या समस्त पद भी कहते हैं। उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर में बीच में विभक्ति लगी है के लिए, को छोटा करने के लिए बीच की विभक्ति या परसर्ग के लिए को हम हटा देंगे, और हटाने के बाद हमारा जो शब्द है संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे? रसोई घर। अंतिम बना हुआ शब्द रसोई घर समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। लेकिन रसोई के लिए घर जब पूरा लिखते हैं तो ये क्या होता है? समास का विग्रह करना होता है, उसको विस्तृत रूप में लिखना होता है। तो समास के अंतर्गत जब शब्दों को विस्तृत रूप में लिखते हैं, विस्तार से लिखते हैं, तो उसको समास का विग्रह करना कहते हैं। और जब विभक्ति को हटाकर, परसर्ग को हटाकर संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसको हम समस्त पद कहते हैं। संस्कृत के समास में दो से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण उनके वाक्य बड़े और कठिन लगते हैं, जबकि हिंदी में अधिकतर दो पदों का समास होता है। अब संस्कृत भाषा की बात करें तो दो से अधिक पद का प्रयोग भी कर दिया जाता है, जिससे कि समास बहुत बड़े हमें दिखाई देते हैं और कठिन भी लगते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में ज़्यादातर हम क्या करते हैं? दो ही पदों का प्रयोग करते हैं, और जो पहला पद होता है उसको हम प्रथम पद कहते हैं, और जो हमारा दूसरा पद होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। प्रथम पद को हम पूर्व पद भी कह सकते हैं। यानी कि समास में ज़्यादातर हिंदी के अंतर्गत दो ही पद होते हैं, प्रथम पद या पूर्व पद, या फिर दूसरा पद या फिर उत्तर पद। पदों में समास के साथ साथ कभी कभी वर्णों में संधि भी होती है। समस्त पद के विभिन्न पदों को उसके विभक्ति के साथ अलग करना समास विग्रह कहलाता है। तो अलग करके लिखते हैं तो समास विग्रह कहलाएगा, और इकट्ठा करके लिखेंगे तो समस्त पद कहलाएगा। जैसे तुलसी कृत का विग्रह तुलसी द्वारा कृत। तो तुलसी कृत हमारा संक्षिप्त रूप है, लेकिन जब इसको हम विभक्ति के साथ इसका विस्तृत रूप लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समास का विग्रह। तुलसी द्वारा कृत। तो तुलसी द्वारा कृत क्या हो सकती है? कोई भी पुस्तक हो सकती है जिसकी रचना तुलसीदास जी ने की है।
जैसे कि रामचरितमानस के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी कृत रामचरितमानस पुस्तक है, तो तुलसी के द्वारा कृत यानी कि लिखी गई। तो इस तरीके से हम समस्त पद और समास का विग्रह दोनों ही करते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरीके से आगे समास की जानकारी को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आपको सारे समास मिल जाते हैं और साथ में समास के जो हमारे भेद हैं उनके बारे में यहाँ जानकारी भी दी गई है। तो अगर हम समास के भेद या प्रकार की बात करें तो समास मुख्य रूप से आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। ये समास के मुख्य रूप से यहाँ पर 6 भेद दिए गए हैं और ये जो भेद हैं किस आधार पर किए जाते हैं, जो हमारे समास में पद होते हैं। तो अगर प्रथम पद प्रधान है या फिर दूसरा पद प्रधान है। समास को हम किसके आधार पर विभाजित करते हैं, अलग अलग भेदों में लिखते हैं उनके पद की प्रधानता के आधार पर। अगर किसी समस्त पद में आपका पहला पद प्रधान है या फिर दूसरा पद प्रधान है या दोनों ही पद प्रधान है या दोनों ही पद प्रधान नहीं भी हो सकते हैं, तो उसके आधार पर समास को हम मुख्य रूप से कितने भेद में बांट देते हैं, 6 भेद में। तो आइए बारी बारी से इनकी विस्तृत जानकारी भी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा दिया गया है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इस समास में पहला पद या फिर पहले पद को हम क्या कहते हैं, पूर्व पद भी कहते हैं, प्रधान होता है। पहला या पूरा पद अव्यय होता है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है अव्ययी भाव है, तो जो अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं जिनको आपने पहले ही पढ़ा है, तो इसमें जो पहला पद होता है वो किसका कार्य करता है, अव्यय का कार्य करता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत आदि। इस तरह के उपसर्ग शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। एक ही शब्द 2 बार प्रयोग करने पर भी अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि घर घर, तो घर घर जो हमारा है उसमें एक जैसे शब्द को 2 बार प्रयोग किया है, तो इस तरह का जो हमारा समास होता है वो भी किसका उदाहरण होता है, आपका अव्ययी भाव का। घर घर का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक घर, यानी कि हर घर, घर घर जाना यानी कि हर घर जाना। तो यहाँ पर आप उदाहरण भी देख सकते हैं, ये हमारे अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आजन्म, तो आजन्म क्या होता है, जन्म पर्यंत, जन्म से लेकर। तो आ यहाँ पर क्या है, आपका पहला पद है और ये हमारा साथ में उपसर्ग भी है और अव्यय का कार्य भी कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। आजन्म हमारा क्या है, समस्त पद है और इसका हमने जन्म पर्यंत कैसे लिखा है, विग्रह करके लिखा है। तो परीक्षा में आपसे शब्द दिया जाएगा, या तो उसका विग्रह करके समास का नाम पूछा जाएगा या फिर विग्रह किया हुआ शब्द आपको दिया जाएगा, तो उसका समस्त पद लिखकर आपको समास का नाम लिखना है। दूसरा शब्द दिया गया है यथावधि। अब यथावधि क्या होता है, यथा और अवधि, अवधि यहाँ पर अलग शब्द है। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो यथा अवधि यानी कि अवधि के अनुसार। यथा हमारा उपसर्ग है और इसका अर्थ क्या होता है, अनुसार। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, ये अव्ययी भाव समास। इसी क्रम में यथाक्रम, अब यथाक्रम यानी कि कर्म के अनुसार। तो ज़्यादातर जिन शब्दों के आगे यथा लिखा जाता है, प्रति लिखा जाता है, आ लिखा जाता है, यहाँ पर ये सारे के सारे आपके शब्द यहाँ पर उपसर्ग के रूप में दिए भी गए हैं, तो ज़्यादातर वहाँ पर हमारा क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ये आपकी परिभाषा है, कुछ उदाहरण है, लेकिन बार बार आपने और अनेक उदाहरणों का अभ्यास करना है ताकि अच्छे से इस टॉपिक को आप समझ सकें। आइए दूसरा जो आपका समास का भेद है उसको देख लेते हैं। तत्पुरुष समास आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, तो ये बात भी पूछी जा सकती है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अर्थात विभक्ति या कारक चिन्ह का जो लिंग है, वचन है, दूसरे पद के अनुसार ही लगता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो जो हमारे कारक होते हैं उनका विभक्ति चिन्ह उनके बीच में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम कर्ता कारक को छोड़ देते हैं और संबोधन कारक को छोड़ देते हैं, तो बाकी के जो हमारे कारक है, कितने कारक बन जाते हैं, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। तो ये कुल हमारे 6 जो कारक है, इन्हीं के आधार पर आगे जो आपका तत्पुरुष समास है उसके 6 उपभेद हो जाते हैं। यानी कि कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। इसी के आधार पर इनके उपभेद होते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास। तो अगर पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं, तो 6 उपभेद होते हैं और किसके आधार पर होते हैं, कारक की विभक्ति चिन्ह के आधार पर होता है। जैसे कि
कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अलगाव के भाव में, संबंध का के की और अधिकरण में पे पर। तो जब हम पूरा समस्त पद है उसका विग्रह करते हैं और बीच में इस तरह के कारकों की विभक्ति चिन्ह आते हैं तो वहाँ से हमारा तत्पुरुष समास बन जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण भी दिए गए हैं। विद्यालय, अब विद्यालय हमारा समस्त पद है, अब इसका विग्रह करेंगे तो विद्या के लिए आलय, तो यहाँ पर क्या लगा है के लिए। अब के लिए क्या होता है, संप्रदान की विभक्ति होती है। तो अगर इसका उपभेद की बात करें तो ये हमारा कौन से में जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। वैसे तो तत्पुरुष समास है लेकिन और अगर हम गहराई से पूछते हैं तो ये हमारा हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे है राजपुत्र। अब राजपुत्र का अगर हम विग्रह करते हैं तो राजा का पुत्र। अब का हमारा क्या होता है, संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, तो मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, तो ये आपका क्या है यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से तत्पुरुष समास के भी आगे चलकर 6 उपभेद होते हैं जो कारक की विभक्ति के अनुसार हम उसकी पहचान कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा कर्मधारय समास दिया गया है। तीसरे नंबर पर जो हमारा समास है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कर्मधारय समास, और इसकी क्या पहचान होती है और कौन कौन से उदाहरण हैं इनको भी हम देख लेते हैं। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। अब ये जो कर्मधारय समास होता है इसमें पूरा का पूरा पद क्या होता है, समान रूप से प्रधान होता है। इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो ये बात महत्वपूर्ण है, जब कर्मधारय समास की हम पहचान करते हैं तो पूरा ही समस्त पद हमारा समान रूप से प्रधान का कार्य करता है और पहला जो पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य का कार्य करता है। अर्थात पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कहीं कहीं उपमेय और उपमान का संबंध भी होता है। अलंकार आपने पढ़े हैं तो उपमेय और उपमान क्या होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। और विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि चरण कमल। अब चरण कमल जो है वो पूरा का पूरा पद ही प्रधानता को दिखाता है और चरण रूपी कमल। तो चरण और कमल, चरण यहाँ पर क्या है आपका पहला पद है और कमल कौन सा है, दूसरा पद है, और एक दूसरे की विशेषता बताने का काम कर रहा है। तो जो हमारे चरण है वो किसके समान है, कमल के समान। यानी कि चरण के ऊपर जो विशेषता या सुंदरता दिखाने के लिए उसको कमल के समान बता दिया गया है। इस समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। तो यहाँ से इसकी आप पहचान कर सकते हैं और उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बार बार इसी तरह के उदाहरण परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। नील कमल, नीला जो कमल, तो कमल जो है हमारा वो कैसे रंग का है, नीले रंग का है। तो नीले रंग का होने के कारण ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, नील कमल, कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, तो यहाँ पर जो मुख है उसकी विशेषता क्या बताई गई है कि चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, विशेषण विशेष्य का संबंध है, तो कर्मधारय समास है। आइए आगे बढ़ जाते हैं और आगे हमारा द्विगु समास दिया गया है 4 नंबर पे। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में जो हमारा पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक यानी कि वहाँ पर गिनती का हमें एहसास होता है और जब हम विग्रह करते हैं तो पहले पद में संख्या दर्शाई जाती है और जो दूसरा पद होता है कभी कभी वो भी संख्यावाचक हो सकता है। विग्रह करने पर समूह या समाहार का बोध होता है, यानी कि एक पूरे समूह को प्रदर्शित किया जाता है। तो ऐसा जो हमारा समास होता है उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। बहुत ही आसान है, इसकी पहचान करना सबसे आसान होता है। किसी नए अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा जाता है। तो संख्यावाचक जो होता है हमारा शब्द वो सिर्फ संख्या को दिखाता है, किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा नहीं करता। तो वो हमारा किस में आता है, द्विगु समास में। यहाँ पर आप कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। चौराहा, 4 राहों का समूह। तो चौराहा जो होता है उसमें 4 राहें होती हैं और एक समूह और समाहार का भी बोध होता है। तो दोनों जो परिभाषा की बातें हैं यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं। नवग्रह, अब नव क्या होता है, 9 होता है, तो 9 ग्रहों का समूह। तो 9 ग्रहों का समूह या समाहार आ गया और पहला पद हमारा क्या है, 9, यानी कि संख्यावाचक है। तो ये भी क्या हो जाता है, द्विगु समास। दोपहर, अब दोपहर जो होता है 2 पहरों का समाहार, कि 2 पहर जब बीत जाते हैं तो बीच का जो मध्याह्न का समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, दोपहर कहते हैं। तो इसमें पहला पद क्या है, संख्यावाची है, 2 है। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन सा समास का उदाहरण है, द्विगु समास का। आगे बढ़ जाते हैं, 5वां आप देख सकते हैं, ये बहुत ही आसान है, द्वंद्व समास।
इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद अधिकतर एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, तो विलोम शब्दों का जोड़ा होता है। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है। जैसे कि माता पिता अगर हम लिखते हैं तो माता और पिता, आगे पीछे लिखते हैं तो आगे और पीछे, दिन रात लिखते हैं तो दिन और रात। तो इस तरीके से ज़्यादातर जो शब्द होते हैं वो विलोम शब्द होते हैं, जोड़े के रूप में आते हैं। और बीच में हम योजक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि विग्रह करेंगे तो और या फिर या शब्द हम लगा सकते हैं। उदाहरण के रूप में ठंडा गर्म। अब ठंडा गर्म बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह को हटाकर योजक शब्द लगा देते हैं, ठंडा और गर्म। अब ठंडा और गर्म क्या है? विलोम शब्द है, विपरीत अर्थ वाले हैं। तो इस तरीके के जोड़े के रूप में जो हमारे उदाहरण आते हैं वो किस में आते हैं? द्वंद्व समास में। बहुत ही आसान उदाहरण मिल जाएंगे आपको, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा और खोटा। अन्न जल, अन्न और जल। तो ये सारे के सारे ज़्यादातर आपको बीच में जो हमारा समस्त पद होगा उसमें बीच में योजक चिन्ह देखने को मिल जाएगा ज़्यादातर। लेकिन कभी कभी योजक चिन्ह नहीं होता तो पूरे शब्द को पढ़ने के बाद हमें समझना होता है। ऐसा कुछ ही उदाहरण में होता है। तो ज़्यादातर में हम क्या देख सकते हैं? हम योजक चिन्ह देख सकते हैं। और अंतिम जो हमारा भेद है बहुब्रीहि समास, वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुब्रीहि समास बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बाकी समास में हमने देखा पहला पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है, लेकिन इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं? इशारा करते हैं, उसकी प्रधानता को दिखाते हैं। विग्रह करने पर वाला है, जिसका, जो, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। यानी कि हम एक विशेष शब्द की बात करते हैं जो अपने अलग अर्थ को प्रकट करता है। कोई तीसरा ही पद यहाँ पर क्या होता है? प्रधान होता है। और इसके जो उदाहरण है सबसे अलग होते हैं, आप इनकी पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है दशानन। आप सभी जानते हैं दशानन किसका नाम है? रावण का। तो दश आनन, आनन होता है मुख, तो 10 मुख हैं जिसके, लेकिन 10 मुख हैं जिसके अगर यहीं पर बात खत्म हो जाती तो ये किस में चला जाता? द्विगु समास में, क्योंकि 10 क्या है? संख्यावाचक शब्द है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। दशानन यानी कि एक विशेष व्यक्ति के नाम की ओर इशारा कर रहा है, अर्थात रावण। तो अब तीसरा पद यहाँ पर प्रधान कौन सा हो जाता है? रावण। इसीलिए किस में जाएगा? बहुव्रीहि समास में। नीलकंठ, अब नीलकंठ है, नीला है कंठ, कंठ की विशेषता क्या है? कि वो नीला है। तो किस में जाना चाहिए? कर्मधारय समास में। लेकिन हम जानते हैं नीलकंठ एक विशेष व्यक्ति का नाम है, उसकी ओर इशारा कर रहा है भगवान शिव। तो शिव का पर्यायवाची शब्द है, तो इसीलिए हम इसको किस में रखेंगे? बहुब्रीहि समास में। तो ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके जो पर्यायवाची शब्द हैं ज़्यादातर आपके किस में जाते हैं? बहुब्रीहि समास में, क्योंकि वो किसी एक विशेष व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, तीसरे पद की प्रधानता को दिखाते हैं। तो ये कुल हमारे समास के भेद दिए गए थे। साथ में परिभाषा के बारे में हमने इस एक ही कार्यपत्रक में बातचीत की है और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसका आप अभ्यास कर लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं जो भी बातें हमने की हैं उसके आधार पर यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो अगर हम सारी बातें समझ गए हैं और अच्छे से अभ्यास कर चुके हैं तो यहाँ पर देखते हैं। आइए समास के विषय में दी गई इस जानकारी के आधार पर इन प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो इसी तरीके से परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। माता पिता बड़ा ही आसान है। ये आपका क्या है? 2 शब्दों का जोड़ा है, बीच में योजक चिन्ह लगा है, दोनों ही पद प्रधान है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाता है, माता और पिता। आशुतोष, आशुतोष, अब यहाँ पर जो आशुतोष है एक विशेष व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है जो बहुत आसानी से खुश हो जाता है। तो यानी कि तीसरा ही पद प्रधान है। आशुतोष हम एक विशेष व्यक्ति को कहते हैं जो बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? बहुव्रीहि समास। दाल रोटी, अब दाल और रोटी, तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर भी जोड़े के रूप में है, बीच में यहाँ पर योजक का प्रयोग नहीं किया, लेकिन दाल और रोटी यानी कि ये आपका क्या हो जाता है? द्वंद्व समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो हमारा क्या हो जाता है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में भी संबंध दिखा रहा है, राजा का पुत्र, तो ये हमारा क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। पंचतत्व, अब जो पंच तत्व है यानी कि 5 तत्वों का समाहार, तो ये हमारा क्या हो जाता है? द्विगु समास।
लंबोदर किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, हम सभी अच्छे से जानते हैं। गणेश जी का पर्यायवाची शब्द है, गणेश जी को हम लंबोदर भी कहते हैं। तो तीसरा ही पद प्रधान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश तीसरा पद है और ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। भरपेट, अब भरपेट जो है वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, पेट भर कर, और यहाँ पर भर जो शब्द है वो क्या है, पहला पद है, अव्यय का कार्य कर रहा है, अव्ययी भाव समास है। पेट भरकर, भरपेट यानी कि भरपेट खाना खाना, यानी पेट भरकर खाना खाना, तो ये हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास। आइए साथ साथ देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित समास विग्रह का समस्त पद और नाम लिखिए। तो यहाँ पर उल्टे तरीके से प्रश्न को पूछा गया है। अभी आपके पास समास का विग्रह दिया गया है, आपको समस्त पद बनाना है और नाम भी लिखना है पहचान कर। 9 रात्रियों का समूह, समूह या समाहार और संख्यावाची दोनों ही चीजें किसके अंदर आती है, द्विगु समास। 9 रात्रियों का समाहार यानी कि नवरात्रि, और ये क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास। शक्ति के अनुसार यानी कि यथाशक्ति, यथा अनुसार होता है, तो यथा अनुसार यानी कि शक्ति के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। देश के लिए भक्ति, अब के लिए क्या है, संप्रदान, और देश के लिए भक्ति यानी कि देशभक्ति, तो ये आपका क्या हो जाता है, संप्रदान तत्पुरुष समास। 2 सुतों का समूह, 2 सुतों का समूह समूह या समाहार है और साथ में पहला पद क्या है, संख्यावाची है, तो कौन सी परिभाषा फिट बैठ जाएगी यहाँ पर, द्विगु समास। और इसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, दुसुति, दुसुति यानी कि 2 सुतों का समूह, द्विगु समास। रथ को चलाने वाला, अब रथ को चलाने वाला रथ चालक होता है, और रथ को चलाने वाला यानी कि कर्मकार की विभक्ति लगी है, तो ये हमारा क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। धन से हीन, अब धन से हीन, हीन होना यानी कि अलग होने के भाव में से विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या है आपका, धनहीन और अपादान तत्पुरुष समास। तो इस तरीके से इन सभी शब्दों का आप क्या करेंगे, समस्त पद बनाकर उसका नाम लिखेंगे, समास का नाम लिखेंगे, और यहाँ पर हमने क्या किया था, समस्त पद पहले से ही दिया गया था और उसका हमने विग्रह करके क्या किया, समास का नाम लिखा। तो इसी तरीके से परीक्षा में भी हमारे समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगामी जो हमारी कॉम्पिटिशन की परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर भी बार बार समास से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कक्षा 10 में भी कहीं ना कहीं जो अपठित गद्यांश होते हैं, अपठित पद्यांश होते हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसा शब्द आता है जिसमें समास का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर भी ये जानकारी हमारे लिए बहुत काम आने वाली है। आज के इस कार्यपत्रक में हमने समास के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर बातचीत की है, साथ में कुछ प्रश्नों को भी हल किया है। आप इसका और अभ्यास करते रहिए, अनेक उदाहरणों का आप अभ्यास करते रहिए ताकि ये जो टॉपिक है आपका पक्का हो जाए। तो आज के इस कार्यपत्रक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कार्यपत्रक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।